जिनके वर्क से जॉन मिल्टन बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। तो 3 याद रखना, होमर, वर्जिल और दांते को। बहुत ही आगे 26 नंबर, व्हाट पोइट वाज फेमस फॉर एक्लूज। तो देखो उन्होंने कहा है कि एक्लॉग्स के लिए कौन सा कवि अपने एक्लॉग्स के लिए प्रसिद्ध था, तो कौन सा कवि अपने एक्लॉग्स के लिए प्रसिद्ध था? वर्जिल। 27 में, इवन इन जॉन मिल्टन्स लाइफ टाइम पैराडाइज रीगेन्ड वाज कंसिडर्ड इन लिटरेरी क्वालिटी एज लार्जली इन पैराडाइज लॉस्ट। तो 26 में अगर हम बात करें तो इन्फीरियर, ठीक है, क्या है? इन्फीरियर। बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। जरा समझो 26 पे कि जॉन मिल्टन के जीवन काल में भी पैराडाइज रीगेन्ड को साहित्य गुणवत्ता के बड़े पैमाने पर पैराडाइज लॉस्ट को ही माना जाता है। और इसमें तो ये पैराडाइज रीगेन्ड क्या हो गई हमारी? इन्फीरियर। बी वाला ऑप्शन इसीलिए सही होगा। और सुपीरियर कौन होगी? पैराडाइज लॉस्ट। व्हाट बिब्लिकल स्टोरी एक्ट एज आ स्प्रिंग बोर्ड फॉर जॉन केट्स पैराडाइज रीगेन्ड। जॉन मिल्टन की पैराडाइज रीगेन्ड के लिए बाइबल की कौन सी कहानी एक स्प्रिंग बोर्ड के रूप में कार्य करती है? फिर रिपीट करता हूँ, एक स्प्रिंग बोर्ड के रूप में कार्य करती है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। वो कौन सी कहानी होती है 27 में? ए, यानी कि कौन सी? बैप्टिज्म ऑफ जेसस। बैप्टिज्म ऑफ जेसस। अगला, वाज द कंपेनियन इन पब्लिकेशन टू जॉन मिल्टन्स पैराडाइज रीगेन्ड। फिर से 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने। 28 नंबर पे, जॉन मिल्टन की जो पैराडाइज रीगेन्ड के प्रकाशन में उनके साथी कौन थे? यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ऐसी कौन सा दूसरा वर्क था, कंपेनियन वर्क कौन सा था जो साथ साथ जॉन मिल्टन का पब्लिश हुआ था? पैराडाइज रीगेन्ड और उसके साथ एक दूसरा वर्क भी उसी साल पब्लिश करवाया गया था। उस वर्क का आपको नाम बताना है तो वो वर्क था सैमसन एगोनिस्ट। ये दोनों ही वर्क 1671 में पब्लिश हुए थे दोस्तों। डी वाला 28 में ऑप्शन सही होगा। 29 की बात करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जॉन मिल्टन एक्सप्लेन्स इन द फर्स्ट 26 लाइन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट दैट गोल ऑफ हिज एपिक पोएम विल बी। निम्नलिखित कथन को पूरा करना है आपको। जॉन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट की पहली 26 पंक्तियों में बताते हैं कि उनकी जो महाकाव्य कविता है, जो एपिक है पैराडाइज लॉस्ट यानी कि पोएम का, वह लक्ष्य क्या होगा? तो देखो इसमें उन्होंने किसकी बात कही है 29 में? टू जस्टिफाई द बेज ऑफ गॉड टू ह्यूमन काइंड, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही होगा दोस्तों। मानव जाति के लिए भगवान के तरीकों को सही ठहराने के लिए। इसका अर्थ क्या हुआ कि मानव जाति के लिए भगवान के तरीकों को सही ठहराने के लिए। दूसरा 30 नंबर पे बात करते हैं। व्हाट कैरेक्टर लीड्स एडम एंड ईव फ्रॉम द गेट ऑफ पैराडाइज इन द फाइनल बुक ऑफ जॉन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट। अगर हम 30 की बात करते हैं कि जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट की अंतिम पुस्तक में एडम और ईव को गेट्स ऑफ पैराडाइज से कौन सा चरित्र यानी कि कौन सा कैरेक्टर ले जाता है गेट से? तो यहाँ पर ऑप्शन आपको 30 में बताना है, तो वो कौन होता है? माइकल। फिर रिपीट कर देता हूँ, माइकल ही एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट की जो अंतिम पुस्तक है में एडम और ईव को गेट्स ऑफ पैराडाइज से ले जाता है दोस्तों। फ्रॉम द गेट्स ऑफ पैराडाइज, ओके, इन द फाइनल बुक ऑफ जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 31 नंबर पे। अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ ल्यूक, हेरोड वाज द किंग ऑफ, यानी कि ल्यूक की पुस्तक के अनुसार जो हेरोड होता है वो किसका राजा होता है? कौन सी जगह का राजा दिखाया जाता है? बुक ऑफ ल्यूक के अनुसार बताना है साथियों, तो वो जेरूसलम का। नोट डाउन कर लीजिएगा। अब 32 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश मोनार्क्स वाज एग्जीक्यूटेड, किसको एग्जीक्यूट कर दिया गया था, किसकी हत्या कर दी गई थी, किसको मार दिया गया था ड्यूरिंग द इंग्लिश सिविल वार, जब इंग्लैंड में गृह युद्ध चल रहा था, सिविल वार चल रहा था। क्वेश्चन समझने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ब्रिटिश सम्राट था जिसको अंग्रेजी गृह युद्ध के दौरान यानी कि सिविल वार जो चल रहा था इंग्लिश सिविल वार के दौरान मार दिया गया था? तो वो कौन था? वो चार्ल्स फर्स्ट था। और इसी के सपोर्ट में जॉन मिल्टन जी ने एक अपना वर्क लिखा था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, 1649 में आया था, द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट करके दोस्तों। ठीक है, ये इसी के सपोर्ट में लिखा गया वर्क था। और इसके बाद जब इनकी हत्या कर दी गई थी तो ओलिवर क्रॉमवेल को गद्दी पर बिठा दिया गया। ठीक है, ओलिवर क्रॉमवेल को, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसके बाद में की कहानी मैं पहले लास्ट वाले क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ। अब अगला हम बात करेंगे 33 क्वेश्चन की। इन बुक 4 अब पैराडाइज रीगेन्ड, क्योंकि पैराडाइज रीगेन्ड में टोटल कितनी पुस्तकें थी? 4 पुस्तकों में ये विभाजित थी। देखो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पैराडाइज लॉस्ट कितनी पुस्तकों में लिखेगी, तो 12। जब ये इसकी थोड़ी सी कहानी सुन लो पैराडाइज लॉस्ट की। पैराडाइज लॉस्ट को जॉन मिल्टन जी ने 1658 में लिखना शुरू किया था
और 65 में लिख करके समाप्त कर दिया गया। इसके बाद 67 में इसको पब्लिश करवाया गया था। तो जब जॉन मिल्टन ने 67 में इसको पब्लिश करवाया था 1667 में, तब इसमें टोटल 10 पुस्तकें थी, ठीक है। इसके बाद जब दोबारा इसका सेकेंड एडिशन पब्लिश हुआ था पैराडाइज लॉस्ट का 1674 में, तब इसमें टोटल कितनी 12 बुक्स थी। तो आपको ज़्यादातर एग्जाम में 12 बुक्स वाला पूछा जाता है, वही याद बनाए रखना है। इसी तरीके से पैराडाइज रीगेंट की बात करते हैं। तो पैराडाइज रीगेंट को जॉन मिल्टन जी ने 1668 में लिखना शुरू किया था और इसको लिख करके समाप्त कर दिया था 1671 में, ठीक है। इसका ये पैराडाइज लॉस्ट का ही एक सिक्वल वर्क था। 71 में लिख करके समाप्त किया और 71 में ही इस वर्क को इन्होंने पब्लिश करवाया था। और ये वाला जो पैराडाइज रीगेंट था वो टोटल कितनी 4 बुक्स में पब्लिश करवाया गया था, यानी कि इसमें टोटल 4 बुक्स थी। तो क्वेश्चन हमारा ये पूछा जाता है कि इन बुक 4 में, यानी कि जो 4th बुक है पैराडाइज रीगेंड, फॉर हिज फाइनल टेम्पटेशन सडन, जो सटन है टेक जीसस टू व्हाट लोकेशन। ये 4 ऑप्शन है, डिसाइड करो कौन सा ऑप्शन हमारा थर्ड ठीक होगा। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, जो पैराडाइज लॉस्ट की रीगेंड है उसमें की बुक नंबर 4 में अपने अंतिम प्रलोभन के लिए जो सैटन होता है वो जेसस को किस स्थान पर ले जाता है। इसका अर्थ ही हुआ, चारों ऑप्शन मैं बता देता हूँ। रोम के पैंथियन के शीर्ष पर ले जाता है, यरूशलेम के मंदिर के शिखर पर ले जाता है, एक उच्च पर्वत के शीर्ष पर ले जाता है, मोटी हवा के मध्य क्षेत्र में ले जाता है। माफ़ करना दोस्तों। 33, तो 33 में बी ऑप्शन आपका सही होगा, द पिनेकल ऑफ द टेम्पल इन जेरूसलम। 34, व्हाट डज मिल्टन्स पोएम एरोपेजेटिका अटैक। एरोपेजेटिका किस पर अटैक करती है? तो एरोपेजेटिका हमने बताया था ये 1644 में आई थी और इसको किसको सेंसरशिप को लेकर के इसमें अटैक किया गया है, ठीक है। ध्यान बनाए रखना, एरोपेजेटिका को किसको लेकर के, सेंसरशिप को लेकर के अटैक किया गया है। एरोपेजेटिका इनका एक इंपॉर्टेंट वर्क था, इससे पहले लैसिडस है, कॉमस है, ये सब बहुत अच्छे से देख करके जाइएगा क्योंकि आपका एग्जाम अब आपके पास है जिसमें पैराडाइज लॉस्ट बहुत अच्छे से देख करके जाइएगा, इनका इंपॉर्टेंट है। और एक भी अब तक टीजीटी पीजीटी का एग्जाम नहीं बचा है जिसमें पैराडाइज से पूछा ना गया हो, मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा। इसमें इनके कुछ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जिनको आपको देख करके जाना ही जाना है। बात किसकी कर रहे थे हम? एरोपेजेटिका की बात कर रहे थे दोस्तों। तो जो एरोपेजेटिका है इनका हमने बताया था, इन्होंने एक जॉन मिल्टन जी ने एक स्पीच दिया था लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग के ऊपर पार्लियामेंट, इंग्लैंड की पार्लियामेंट में, और ये 1644 में इसको पब्लिश करवाया गया था। ये इनका एक प्रोज ट्रैक्ट था दोस्तों, ध्यान बनाए रखना। और इसमें इन्होंने अपोज किया था लाइसेंसिंग ऑर्डर को, और 1643 में ये एक लाइसेंसिंग ऑर्डर पार्लियामेंट, इंग्लैंड की पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया गया था। उसको अपोज करने के लिए इन्होंने 1644 में एरोपेजेटिका को लिखा था दोस्तों। तो सेंसरशिप वाला ऑप्शन आपका सही होगा। और 35 नंबर पे अगर हम बात करें कि मिल्टन की पोइम लैसिडस वाज रिटन फॉर दी फॉलो राइटर, जो इनके फेलो राइटर और फ्रेंड थे हु डाइड नेम्ड, उनका नाम बताना है। देखो ये बात शायद रिपीटेड क्वेश्चन है लेकिन फिर भी जल्दी से मैं बता देता हूँ। वो कौन थे? एडवर्ड किंग थे, जिनकी डूबने से मृत्यु हो गई थी। आयरिश सी में समुद्र में जहाज से यात्रा कर रहे थे, अपने गाँव घर जा रहे थे और रास्ते में इनकी डूबने से मृत्यु हो जाती है। तभी उनकी मृत्यु से दुखी होकर के जॉन मिल्टन जी जो है लैसिडस की रचना करते हैं। लैसिडस इनकी एक पास्टोरल एलेजी है जो कि 1637 में लिखी जाती है और पब्लिश होती है 1638 में दोस्तों। 36 नंबर, फ्रॉम व्हाट फिजिकल डिसेबिलिटी डिड मिल्टन सफ़र। मिल्टन के जो कौन सी डिसेबिलिटी थी ये बताना है। तो वो तो अंधे थे, बस यही उनकी फिजिकल डिसेबिलिटी थी दोस्तों मिल्टन के अंदर, तो ब्लाइंडनेस यानी कि। अब इसके बारे में भी कहानी सुन लीजिएगा। 50 में इनके 1650 में इनकी एक आँख की रोशनी चली गई थी और इसके बाद में 1652 में इनके ये पूरी तरीके से अंधे हो गए थे। 1652 इनके जीवन की मैं बता देता हूँ कि जो 1652 थी ना वो इनके जीवन की बहुत ही खतरनाक ईयर थी, ऐसे मान करके चलिएगा। खतरनाक कैसे थी कि 1652 में ही इनकी पहली पत्नी जो मैरी पॉवल थी उनकी मृत्यु हो जाती है। 1652 में ही इनके 1 साल का बेटा जॉन होता है, उसकी भी मृत्यु हो जाती है और 1652 में ही इनके आंखों की रोशनी भी चली जाती है दोस्तों। तो दुखद ईयर था इनका। क्या था? दुखद ईयर। अब आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में करके हमको कि जो जॉन मिल्टन की ब्लाइंडनेस यानी कि ये अंधे हो गए थे, तो कौन सी बीमारी के कारण इनके आंखों की रोशनी जाती रही और ये पूर्णतः अंधे हो गए दोस्तों। तो वो बीमारी का नाम बताना है आपको कमेंट में करके। और अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं आपके साथ में कि विच यूनिवर्सिटी डिड मिल्टन अटेंड। जॉन मिल्टन जी ने कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, तो वो यूनिवर्सिटी का आपको क्या बताना है? नाम बताना है। 37 नंबर पर बताइएगा कौन सी यूनिवर्सिटी थी? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, सबर्बन या किंग्स कॉलेज? तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से
ठीक है ध्यान रखना। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इन्होंने एडमिशन लिया था 1625 में। इसके बाद 29 में इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और 32 में इन्होंने एमए की डिग्री वहीं से ली थी, ठीक है। और इनके जो दोस्त थे एडवर्ड किंग, उन्होंने इनकी भी कथा मैं बता देता हूँ कि इनकी कथा क्या थी। इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इनके 1 साल बाद एडमिशन लिया था, ठीक है। तो और ये यूनिवर्सिटी के समय पर ही दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानने लगे, पहचानने लगे और अच्छे दोस्त बन गए, जिनकी मृत्यु से दुखी होकर के 1637 में इन्होंने कविता लिखी थी, ठीक है। जब एमए की डिग्री लेने के बाद में ये 1632 में क्या हुआ कि अपने गांव हॉटन चले गए और तभी इनका 1632 से लेकर के 38 तक का जो पीरियड कहलाता है ना, वो हॉटन टाइम कहलाता है, हॉटन पीरियड कहलाता है। और हॉटन पीरियड में इन्होंने बहुत अच्छा समय व्यतीत किया था अपने जीवन का और उस समय बहुत सारी कविताओं को भी लिखा था। उसी में से लैसिडस भी उनकी एक कविता थी जो कि हॉटन टाइम में लिखी गई थी और ऐसा माना जाता है कि लैसिडस जो कविता है इनकी वो हॉटन टाइम की सबसे अंतिम कविता है। तो ये थी इनकी रामकथा, सुनते रहो अच्छे से। अगला, विच पोइट, कौन सी कवि और फ्रेंड ऑफ मिल्टन्स हेल्प्ड सिक्योर मिल्टन्स रिलीज फ्रॉम अ ब्रीफ इम्प्रिजमेंट। 38 नंबर में क्या कहता है, मिल्टन के किस कवि और मित्र ने मिल्टन को थोड़े समय के कारावास से छुड़ाने में मदद की थी। तो वो आपको बताना है वो कौन सा था व्यक्ति। तो इसमें कौन थे, एक निश्चित ही बात है कि एक कौन थे, एंड्रयू मार्वेल थे। ध्यान बनाए रखना इनके लिए कि एंड्रयू मार्वेल एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मिल्टन को जो है रिलीज कराने में इनकी इम्प्रिजमेंट से मदद की थी दोस्तों। अब अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स में एक रखा हुआ है 39 नंबर पे। इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि मिल्टन वाज अ कॉकनी, ये कॉकनी ग्रुप से बिलोंग करते थे। तो कॉकनी से मतलब मुर्गा वगैरह ना समझ लियो कि इसका मतलब मुर्गा होता है, तो ये सत्य बात है, ट्रू, ठीक है, कि मिल्टन जो है वो कॉकनी से बिलोंग करते थे, कॉकनी ग्रुप से। नेक्स्ट, इन व्हाट कंट्री अदर, कौन सा कंट्री, कौन सा देश अदर देन इंग्लैंड डिड मिल्टन स्पेंट अ ग्रेट डील ऑफ टाइम। 40 नंबर का है हमारा कि इंग्लैंड के अलावा किस देश में मिल्टन ने काफ़ी समय बिताया। इसका अर्थ ये हुआ, इन व्हाट कंट्री, कौन से देश में, अदर देन इंग्लैंड, इंग्लैंड के अलावा, डिड मिल्टन, मिल्टन ने स्पेंड मीन्स बिताया, अ ग्रेट डील ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा समय कौन से देश में बिताया। तो आपके सामने फिर से 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको बताना है डियर, तो वो है इटली। कहाँ बिताया, इटली में, ध्यान बनाए रखना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा, तो ये कहीं पर भी नोट डाउन कर लीजिएगा, बाकी चीज़ें कॉमन मिलती हैं ज़्यादातर। नेक्स्ट, भाई डिड मिल्टन लीव लंदन फॉर अ ईयर इन 16। अब ये सन गलत लिखी है दोस्तों, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, सन में यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा, 1665 कर लीजिएगा, 1665 में। ये और इनकी पत्नी जो हैं प्लेग से बचने के लिए क्या करते हैं, 1 साल के लिए लंदन को छोड़ देते हैं। तो 25 नहीं 65 होगा यहाँ पर, 2 के स्थान पर 6 कर लीजिए। 41 में इम्पॉर्टेंट है ये कि ये कहा गया है 41 में जॉन मिल्टन ने 1665 में 1 साल के लिए लंदन को क्यों छोड़ा, तो इसीलिए छोड़ा था प्लेग से बचने के लिए। किससे, प्लेग से बचने के लिए, टू एस्केप द प्लेग। ये और इनकी पत्नी छोड़ करके चले गए थे 1 साल के लिए। तो ये डेट याद बनाए रखना, प्लस में क्यों छोड़ा ये रीजन याद बनाए रखना। और 42 हमारा है कि भेनबाज जॉन मिल्टन बॉर्न, जॉन मिल्टन का जन्म कब हुआ, तो ये तो सरल है 9 दिसंबर 1608 को। कब हुआ, 9 दिसंबर 1608 को। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि इनकी मृत्यु कब हुई, आपको बताना है इनकी मृत्यु दोस्तों। इनकी डेथ के बारे में बता देना है, तो इनकी 8 नवंबर 1674 को, ये 65 वर्ष की उम्र थी, बन हिल लंदन में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कभी कभी इनके जन्म से लेकर के ये भी पूछ लेते हैं, लंदन इंग्लैंड ना पूछ करके ब्रेड स्ट्रीट और चीप साइड करके लिखा होता है, तो ध्यान बनाए रखिएगा, ब्रेड स्ट्रीट, चीप साइड, लंदन इंग्लैंड, ये पूरा इनका जन्म स्थान का नाम है, जिसमें ब्रेड साइड जगह है, चीप साइड उससे बड़ी जगह है, और लंदन तो आप समझते हैं। इनके पिता का नाम सेम यही था। चीज़ें देखो फैक्चुअल याद रखिए, जितना फैक्चुअल आप याद रखेंगे उतना मजा आएगा। इनके पिता भी जॉन मिल्टन थे। देखो जितने भी आप पढ़ोगे ना, टीजीटी में 4 राइटर हैं, 4 राइटर्स के जितने भी पिता थे उनके सबके नाम के आगे जॉन लगा हुआ, जॉन वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन, जॉन शेक्सपियर, ठीक है। और इसके बाद में शेक्सपियर हो गए, मिल्टन हो गए, और जॉन गॉल्सवर्दी के पिता का नाम भी जॉन गॉल्सवर्दी। तो ये 4 राइटर के पिता का नाम जॉन ही है। तो ये फैक्चुअल चीज़ें हैं। तो इसमें हम बात कर रहे थे जॉन मिल्टन की। तो जॉन मिल्टन की जो पिता होते हैं वो भी कौन होते हैं, जॉन मिल्टन ही होते हैं, और उनकी मृत्यु 1647 में हो जाती है। इनकी माता का नाम सारा जेफरी होता है, ध्यान रखना। शुरुआती स्कूल इनकी शिक्षा दीक्षा सेंट पाउल स्कूल लंदन में होती है, और इसके बाद में ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में, और फिर क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज, इस तरीके से। और इनकी 3 शादियाँ होती हैं, एक 42 में करते हैं, फिर 56 में करते हैं, फिर 63 में करते हैं। 1642 में जो इनकी शादी होती है वो मैरी पॉवेल से होती है, शादी 1652 तक चलती है इनकी। इसके बाद 1656 में दूसरी शादी होती है
कैथरीन वुडकॉक से। ये 1658 यानी कि मुश्किल से 2 ही साल तक चल पाई, तब तक इनकी कैथरीन वुडकॉक की भी मृत्यु हो गई। और मी स्पाउस फॉर माई लेट स्पाउस संत करके एक लाइन इन्होंने सोनेट लिखा था, वो भी अपनी दूसरी यानी कि जो कैथरीन वुडकॉक है इन पर को जो है समर्पित एक ये पंक्तियां हैं। याद रखना, काफ़ी टीजीटी में ये लाइन पूछी जाती हैं, इसलिए मैंने बोल दी बीच में। और 63 में 1663 में तीसरी शादी की थी, उनका नाम था पत्नी का एलिजाबेथ मिन्सुल। ठीक है, तो ये कहानी चलती है जब एलिजाबेथ मिन्सुल से इनकी शादी हो रही थी तो इनकी बेटियों ने भी बहुत ज़्यादा तांडव मचाया था, डेट मीन्स इस शादी के खिलाफ थी वो। चलो भाई, कहानी बहुत है इनके बारे में सुनाने को, लेकिन ज़्यादा सुनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा होगा। बेयर बाद जॉन मिल्टन बॉर्न, जॉन मिल्टन का जन्म कहाँ हुआ? तो वही है लंदन में, आप याद बनाए रखना। लंदन के अलावा आपको ऑप्शन होगा ब्रेड स्ट्रीट, चीफ साइड करके ऑप्शन दिया होगा, तो जो भी दिया हो वो आप टिक कर देना है। विच स्कूल डेट जॉन मिल्टन ने अटेंड, जॉन मिल्टन ने कौन सा स्कूल अटेंड किया तो सेंट पॉल स्कूल को। स्कूल आए तो सेंट पॉल स्कूल का नाम लेना है, यूनिवर्सिटी आ जाए तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का नाम लेना है। ठीक है, और दोनों ही क्वेश्चन हमने पूछ लिए आपसे। इसके बाद फिर से देखो यहाँ पर रिपीट है कि कॉलेज कौन सा इन्होंने तो ट्रिनिटी कॉलेज था। कौन सा कॉलेज था? ट्रिनिटी। तो ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ें नहीं माफ़ करिएगा, क्राइस्ट कॉलेज था, ट्रिनिटी नहीं। अब आपको ये कमेंट करना है कि ट्रिनिटी कॉलेज से कौन से राइटर ने पढ़ाई की थी। फिलहाल ये तो क्राइस्ट कॉलेज से, माफ़ करिएगा। स्कूल सेंट पॉल स्कूल, और कॉलेज अगर आ जाए तो क्राइस्ट कॉलेज, और यूनिवर्सिटी आ जाए तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ठीक है, तीनों चीज़ें क्लियर होगी। अब अगला, मिल्टन वाज 34, जब मिल्टन 34 वर्ष की उम्र के थे तो बेन ही मैरिड, इनकी शादी हो गई थी मैरी पॉवेल से। उसमें मैरी पॉवेल की कितनी उम्र थी? इनके ठीक आधी, ऐसे करके फैक्ट याद कर लो कि जॉन मिल्टन की उम्र 34 साल थी, तो ठीक उनसे आधी उम्र की महिला से इनकी शादी हुई थी जिनका नाम था मैरी पॉवेल, और उस समय मैरी पॉवेल की उम्र कितनी थी? 17 साल थी। ठीक है, तो समझ लो, इसीलिए इनकी पहली शादी भी सक्सेसफुल नहीं रही। ठीक है, बहुत ज़्यादा मनमुटाव रहा। 42 में शादी हुई थी, तभी 1 महीना इनके साथ रही और 1 महीने के बाद इसको छोड़ करके चली गई। 3 साल बाद वापस आई थी फिर 45 में। ठीक है, तभी ये तलाक भी लेना चाहते थे, लेकिन उस समय जो है इस तरीके के म्यूचुअल कॉन्सेंट के ग्राउंड पर तलाक जो है पॉसिबल नहीं था, इसीलिए उन्होंने तलाक पर एक वर्क भी बहुत अच्छा लिखा था। उस वर्क का मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है, जजमेंट ऑफ मार्टिन, नहीं, डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवर्स करके लिखा था दोस्तों। ये 3-4 बुक्स उस पर लिखी थी डाइवर्स के ऊपर, जिसमें जजमेंट ऑफ मार्टिन बूसर कंसर्निंग डाइवर्स करके थी। तो ये कुछ पुस्तकें उनकी डाइवर्स से रिलेटेड थी दोस्तों, 44 में और 43 में के आसपास आई थी। अगला हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा, ये वाला हो गया, नहीं सॉरी 46 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। व्हेन डिड जॉन मिल्टन पब्लिश, जॉन मिल्टन ने पब्लिश किया था टेनर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए दोस्तों, इसकी कहानी मैं बता देता हूँ कि जब 48 में जो चार्ल्स फर्स्ट थे, जब उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी हत्या कर दी जाती है, तो उन्हीं को और इसके बाद में इंग्लैंड के गद्दी पर बैठते हैं ओलिवर क्रॉमवेल। तो जब ओलिवर क्रॉमवेल बैठते हैं तो उनकी और हत्या किसकी हुई होती है? चार्ल्स फर्स्ट की, ध्यान बनाए रखिए। चार्ल्स फर्स्ट की हत्या होने के बाद में ये 49 में ये वर्क लिखते हैं द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट करके, 1649 में। ठीक है, ये उनके विरोध में, ये उनकी मृत्यु के सपोर्ट में, कि उनकी मृत्यु सही की गई, उनकी हत्या ठीक की गई, इस सपोर्ट में इस वर्क को ये लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि चार्ल्स फर्स्ट के तो विरोधी थे जॉन मिल्टन। तो यहाँ पे डेट आपको बताना है दोस्तों, 1649 है। अगला 47 नंबर क्वेश्चन देखो, इन विच मेमोरी डिड जॉन मिल्टन राइट मी थॉट आई सा माई लेट स्पाउस संत। इसी को तो मैं बोल रहा था, इनकी दूसरी पत्नी कैथरीन वुडकॉक के लिए लिखा है ये। किसके लिए? कैथरीन वुडकॉक के लिए, ध्यान बनाए रखिएगा। ठीक है, मैरी पॉवेल इनकी पहली पत्नी थी, दूसरी कैथरीन वुडकॉक थी और तीसरी एलिजाबेथ मिन्सुल थी। मैरी पॉवेल से 42 में शादी हुई, इनसे कैथरीन वुडकॉक से 56 में हुई थी और एलिजाबेथ मिन्सुल से 63 में हुई थी। ठीक है, बेन बाज पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश कब पब्लिश हुई है? तो देखो यहाँ पर मैं 58 में लिखी गई थी, 65 में लिख करके कंप्लीट कर दी इन्होंने और 67 में इसको पब्लिश करवाया, तो बी ऑप्शन सही होगा। 49 में पैराडाइज रीगेंड कब पब्लिश हुई थी? पैराडाइज रीगेंड को 68 में लिखना जो है शुरू किया। ये पैराडाइज लॉस्ट का ही एक सिक्वल वर्क था और 71 में लिख करके कंप्लीट किया और 71 में इसको पब्लिश करवाया गया था, तो ए ऑप्शन इसका सही होगा दोस्तों। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड जॉन मिल्टन डाई। जॉन मिल्टन की मृत्यु कब हुई? तो 8 नवंबर 1674 को दोस्तों जॉन मिल्टन की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, डेथ हो जाती है। कहाँ होती है? बर्न हिल, लंदन में।
और इसको दोस्तों आपको कौन सी बीमारी से इनकी मृत्यु होती है, तो गाउट नाम की बीमारी होती है, तो इनकी मृत्यु हो जाती है, डाइड ऑफ गाउट, ध्यान बनाए रखिएगा। और इनको बरीड किया जाता है कहाँ, एक चर्च होती है जिसका नाम होता है सेंट गाइल्स चर्च, ओके। और ये कहाँ होती है, क्रिपल गेट में, नेबरहुड लंदन में होती है, ठीक है, वहाँ इनको बरीड किया जाता है दोस्तों। जाते जाते एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता चलूँ आपको। जॉन मिल्टन जो हैं वो एडमंड स्पेंसर को मास्टर इन पोइट्री मानते थे, अपना जो है मास्टर मानते थे काव्य कविताओं में, पोइट्री में, ठीक। तो ये थी आज की वीडियो, आज के लिए इतना ही मेरे दोस्तों। और आगे नेक्स्ट वीडियो हम लोग जॉन मिल्टन पे ही 1 से लेकर के 50 का रिवीजन वीडियो फिर से लेकर के आएंगे। बार बार रिवीजन करते रहिएगा जब तक एग्जाम नहीं हो जाए। जय हिंद, जय भारत।